नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक परिसंचरण तंत्र होगा। परिसंचरण तंत्र में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रक्त के बारे में, यानी ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड के में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए, परिसंचरण तंत्र के अंदर सबसे पहला हिस्सा जो है, परिसंचरण में हमारे शरीर में कई पार्ट होते हैं जो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो उसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल निभाता है रुधिर, उसके अलावा हृदय है हमारा, ठीक है। तो और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे एक टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ रुधिर की बात करेंगे जो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? रुधिर है, यानी ब्लड है। ब्लड कैसा होता है आप देखिएगा, इसमें जो हर चीज़ आप लोग आज इसको पढ़ेंगे उसमें सभी चीज़ें, मैं पहले मैं बता दूं आप लोग को, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार में या नोट डाउन करके इसको याद कर लें, ठीक है। और कभी भी यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुधिर जो है कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है। कैसा है? तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। तरल क्यों है? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। संयोजी होते कनेक्टिंग टिश्यू है ये, ठीक है। टिश्यू हमारे शरीर में कई प्रकार के होते हैं, लेकिन रुधिर भी एक क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है जो कैसा है? कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति की बात हम लोग करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें होती हैं कि कोई भी तत्व होता है या कोई भी पदार्थ होता है वो या तो अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें होगी, या तो न्यूट्रल होगा, या तो अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा। तो ब्लड कैसा है? ब्लड हमारा कैसा है? क्षारीय है, मतलब कि हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्षारीय गुण होता है इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है लोगों की, रुधिर का कभी परीक्षा में आता भी प्रश्न है कि रुधिर की प्रकृति कैसी होती है? तो रुधिर की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि रुधिर का अब रुधिर का पार्ट क्या है। अब रुधिर के पार्ट की हम लोग चर्चा कर लें यहाँ पर। तो रुधिर के जो पार्ट है वो पहला पार्ट जो है वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। ऐसे करके एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का जो पार्टिसिपेशन होता है रुधिर के अंदर वो 55 से 60% होता है। मतलब कि टोटल 100% हिस्से में, ठीक है, 55 से 60% क्या होगा? सिर्फ प्लाज्मा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आएंगे, अब आएंगे प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा की बात कर ले रहे हैं कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। भाई प्लाज्मा है तो प्लाज्मा किस चीज़ से मिलकर ही बना होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या, अब यहीं से परीक्षा का प्रश्न हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपने पढ़ लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भैया संयोजी उत्तक कनेक्टिंग टिश्यू है, उसके बाद दूसरा क्षारीय गुण होता है, इसका प्रकृति कैसी? क्षारीय होता है, ठीक है। उसके बाद जब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा की मतलब कि क्या है, कितनी मात्रा है हमारे ब्लड में? तो 55 से 60% है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ गया। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें पाया जाता है? तो वो पहला पदार्थ जो है वो अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड है, अब इसको याद करना है आपको। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम, अब देखिए सोडियम सोडियम करके, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद ये तो मेजर हो गया, मेजर पार्ट ये है प्लाज्मा में। नेक्स्ट जो है उसके बाद छोटे छोटे पार्ट, मतलब कम कम मात्रा में कुछ ना कुछ हिस्सा पाया जाता है इसका। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आएंगे, कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक हो गया, अब आएंगे कार्बनिक पे। तो मतलब कि अब इसका मतलब ये हो गया कि अकार्बनिक भी पाया जाता है और कार्बनिक भी पाया जाता है। तो कार्बनिक पे जब आएंगे तो कार्बनिक पे कौन कौन से? अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, फास्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है। ये कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत हम लोग पढ़ ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको याद करते चलेंगे आप लोग कि अमीनो अम्ल भी है, ग्लूकोज भी है, वसीय अम्ल भी है, ग्लिसरॉल भी है, फास्फोलिपिड भी है, कोलेस्ट्रॉल है। तो दो चीज़ें पाई जाती है, लेकिन उसमें उन दो चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो याद रखेंगे। अब आएंगे प्रोटीन। अब इसका मतलब ये हो गया कि अकार्बनिक, कार्बनिक और प्रोटीन भी पाया जा रहा है। तो प्रोटीन भी क्या? प्रोटीन में कौन है? फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लोब्यूलिन है और एल्बुमिन है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन। अब यही परीक्षा में प्रश्न आ गया, आपके 4 ऑप्शन दे दिए, दो इसमें से दे दिया, एक इसमें से दे दिया और एक प्रोटीन का एक दे दिया, मान लीजिए एल्बुमिन दे दिया। अब इसे पूछ लिया परीक्षा में कि ब्लड में कौन सी इसमें इन चारों में कौन सी प्रोटीन है या ब्लड में कौन सी प्रोटीन होती है। तो इसमें से एक एक पदार्थ उठा के यहाँ दे दिया और आपको एक एल्बुमिन दे दिया। जब आपको पता होगा कि एल्बुमिन प्रोटीन होता है तभी तो आप टिक कर पाएंगे, तो इसीलिए याद करना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ भी, इसका मतलब उत्सर्जी पदार्थ वो होते हैं जो ब्लड जो होता है कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं करता है, जो वेस्टेज होते हैं ब्लड निकाल देता है, उसको बाहर कर देता है। और कहाँ, किसके माध्यम से बाहर करता है? किडनी के माध्यम से बाहर कर देता है, ठीक है, उसको छान देता है। तो कौन कौन? जैसे कि अमोनिया, यूरिया,
यूरिक अम्ल। इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर अमोनिया भी पाया जाता है, यूरिया भी पाई जाती है और यूरिक अम्ल भी होता है, क्योंकि वो किडनी के माध्यम से, नेफ्रॉन के माध्यम से होकर गुजरता है और उसको क्या कहते हैं, छान देता है। ठीक है, किडनी छान देती है, मतलब कि वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बाहर आ जाता है यूरिन के माध्यम से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ होता है, ये कहाँ होगा, रुधिर के अंदर घुली रहेगी, फिर रुधिर के अंदर रहेगी। लेकिन जब ये किडनी में प्रवेश करती है यानी वृक्क में, तो वहाँ से ये बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन के हम लोग बात कर लें तो हार्मोन्स, इसका मतलब हार्मोन भी पाया जाता है, कुछ हार्मोन भी होते हैं और एंटीबॉडीज कुछ, क्या आप लोग पढ़ते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड के माध्यम से ही हार्मोन का क्या होता है, परिसंचरण होता है। तो यह देखेंगे कि परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं तो ब्लड के अंदर इस सब पदार्थों के अलावा हार्मोन एंटीबॉडीज भी उसके अंदर सर्कुलेट हो रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्लड के अंदर क्या होता है, घुलित गैसें भी होती हैं प्लाज्मा में, प्लाज्मा की बात करें ना, तो प्लाज्मा किसका हिस्सा है, रुधिर का हिस्सा है ना। तो जब हम रुधिर बोल रहे हैं तो कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको फोकस जब यहाँ कर रहे हैं थोड़ा सा, तो प्लाज्मा फोकस करिए, प्लाज्मा के अंदर की चीज़ें बता रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, प्लाज्मा में क्या क्या हो रहा है, घुलित गैसें भी हैं। गैसें कौन कौन सी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। तो ये किसमें, प्लाज्मा के अंदर पाया जा रहा है। नेक्स्ट, अब ये तो हम अब पहला पार्ट हो गया रुधिर में। अब हम रुधिर में हम पढ़ें तो पहला पार्ट है रुधिर का एक हिस्सा प्लाज्मा हो गया। और प्लाज्मा में हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ ली, क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, अकार्बनिक पढ़ लिया, कार्बनिक पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया और सज्जी पदार्थ पढ़ लिया, घुलित गैस पढ़ ली, हार्मोन और एंटीबॉडी पढ़ ली। इतनी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर है, जो कि प्लाज्मा किसका हिस्सा, रुधिर का। अब नेक्स्ट आएंगे तो रुधिर कणिकाओं पर आ जाते हैं। जब रुधिर कणिकाओं पर आ रहे हैं तो रुधिर कणिकाएँ भी कितने प्रकार की हैं। ठीक है, तो रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी है, आरबीसी है, हम हमेशा सुनते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आरबीसी की। आरबीसी का आकार देखें पहले। आरबीसी का आकार एक निश्चित आकार होता है, जो कैसा होता है, उभयावतल होता है। उभयावतल मतलब बीच में दबा होता है, किनारे किनारे उठा होता है। आप लोग देखते होंगे गोल होता है, आप लोग प्लेटलेट देखते होंगे, रेड कलर के प्लेटलेट्स देखते होंगे, तो उसमें क्या बीच में दबा रहता है। ठीक है, तो बीच में दबा रहेगा तो उभयावतल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में दबा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, इसमें देखेंगे केंद्रक नहीं होता। अब केंद्रक नहीं पाया जाता, हम लोग कोशिकाओं की बात करते हैं ना। ठीक है, तो आरबीसी किसकी बनी, कोशिकाएं होती हैं एक तरह की। ठीक है, तो ये क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि हमारा उत्तक किसका बना होता है, ध्यान देखिए, उत्तक किसका बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर कई उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और कई अंग मिल के पूरा क्या शरीर का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो केंद्रक इसमें नहीं होता, याद देखेंगे, केंद्रक बिल्कुल नहीं होता। तो यहीं पर परीक्षा का प्रश्न हो गया कि रुधिर कणिकाओं में जब हम आरबीसी पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर दिमाग में रखें कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऊँट और लामा की बात करते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि जानते हैं एक्सेप्शनल भी कई चीज़ें होती हैं, अपवाद होता है। तो ऊँट और लामा एक ऐसा जानवर जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये कन्फ्यूज करने के लिए, मतलब अपवाद है तो थोड़ा ही आपको यहाँ मेमोराइज़ करना पड़ेगा। अब जब कुछ अपवाद आते हैं तो वहाँ याद करना पड़ता है हमको। तो ऊँट और लामा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर केंद्रक होता है और सामान्य स्थिति में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इसकी संख्या लगभग 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। तो ये याद रखिए, 40 से 50 लाख होता है, 40 से 50 लाख इसकी मात्रा होती है। फिर देखेंगे प्रोटीन के निर्माण में आयरन, मतलब प्रोटीन होता है, आयरन होता है, विटामिन होता है। विटामिन में कौन कौन से, विटामिन B6, विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं। मतलब आरबीसी के निर्माण में पार्टिसिपेंट कौन कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है, आयरन कर रहा है। देखिए आयरन की गोलियां जो खाते हैं, ठीक है ना, वो आरबीसी के निर्माण में होता है। विटामिन B6, B12, फोलिक अम्ल, ठीक है, ये होता है आरबीसी के निर्माण में। नेक्स्ट क्या है, आरबीसी का निर्माण सामान्य स्थिति में कहाँ हो रहा है, लाल अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में, हड्डियों के बीच में बोन मैरो पाया जाता है, वहाँ होता है। परंतु भ्रूणीय अवस्था में कहाँ हो रहा है, प्लीहा में होता है और यकृत में होता है। प्लीहा में होता है और यकृत में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लाइन मैंने दोनों चीज़ें बताई है। सामान्य अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो प्लीहा, स्प्लीन और यकृत यानी लीवर में होता है। नेक्स्ट, तिल्ली भी बोलते हैं, प्लीहा को तिल्ली भी बोला जाता है, याद रखिएगा।
यह ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन में सहायक होता है। जानते हैं कि आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुलती रहती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में ये सहायता करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कणिका क्या है, WBC। ठीक है, WBC पढ़ेंगे। श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, वाइट ब्लड कार्पेल्स हैं, ये क्या है, रेड ब्लड कार्पेल्स है, लाल रुधिर कणिकाएँ हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल भी बोला जाता है, सेल CELL सेल भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल भी बोला जाता है, कार्पेल्स भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कई तरह से नाम चेंज करके आएगा तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद देखेंगे ये श्वेत रंग की होती है। ये श्वेत रंग की इसीलिए श्वेत रक्त कणिकाएं बोले जाते हैं। श्वेत रंग की होती है क्योंकि इनका होमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए आकार के बारे में हम बता नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है, 5000 से 9000 प्रति घन मिलीलीटर तक होती है, मिलीलीटर तक होती है। 5000 से 9000 प्रति घन मिलीलीटर तक होती है। नेक्स्ट, इसका जीवन काल क्या 10 से 13 दिन होता है। अब देखिए, मैंने आपको आरबीसी का जीवन काल नहीं बताया है, वैसे आरबीसी का जीवन काल अप्रॉक्स 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और WBC का क्या होता है, सिर्फ 10 से 13 दिन होता है। कितना होता है, 10 से 13 दिन, दोनों का दिन याद रखिएगा, ऐसे आता है परीक्षा में प्रश्न। फिर देखेंगे WBC में के प्रकार हैं। WBC में भी कई चीज़ों से मिलकर बना है ना, तो उसमें भी 2 प्रकार की कणिकाएँ पाई जा रही हैं WBC में। एक कणिका काणु पाया जाता है, कणिकाणु पाया जा रहा है, और एक है अकणिकाणु मिल रहा है। अकणिकाणु में जिसमें कि कण नहीं पाए जाते हैं, एक इसमें कण पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स नहीं पाया जा रहा है, जो दूसरा नाम बता रहे हैं अकणिका काणु, और एक कणिका काणु होता है। ठीक है, तो यह देखिए दोनों 2 प्रकार के हो गए। अब कणिकाणु में 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है, 3 चीज़ें, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। परीक्षा में आ चुका है कि बेसोफिल्स किसका हिस्सा होता है या किसका पार्ट है, तो बेसोफिल्स WBC का, उसमें कणिकाणु में है, अकणिकाणु में नहीं है। अभी डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे। ठीक है, तो इओसिनोफिल क्या कर रहा है, इओसिनोफिल शरीर में प्रतिरक्षण एवं संवेदनशीलता कार्य करता है, मगर बेसोफिल्स क्या कर रहा है, ये हिस्टामिन नामक पदार्थ का सिक्रीशन कर रहा है, स्रावन कर रहा है, और ये करता क्या है, ये राइनिटिस और दमा के लक्षण को प्रकट करता है। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि बेसोफिल्स के सिक्रेशन से ही हमें पता चलता है एलर्जी के बारे में। जो किसी व्यक्ति को आप लोग सुनते होंगे कि किसी को धूल कणों से एलर्जी है, किसी को सपने से एलर्जी है, किसी को ज़्यादा पानी से एलर्जी है, या किसी प्रकार की धूल मिट्टी से एलर्जी है। ठीक है, रास्ते में जा रहा है धूल मिट्टी से, उसको एलर्जी होती है। ठीक है, तो एलर्जी जो प्रकट करता है हमारा शरीर जो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, हमको पता चलता है कि इस चीज़ से हमको एलर्जी, किसी में ज़्यादा हिस्टामिन सिक्रेट करता है, तो दमा वगैरह की बीमारी के रूप में हमको पता चलता है। तो जो एलर्जी हमको प्रकट करता है वो हिस्टामिन के सिक्रेशन से ही पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से रिस्पॉन्स कर रहा है, ये किसका हिस्सा है, तो ये WBC का हिस्सा है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स जो है ये न्यूट्रल टाइप का है। ठीक है, सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जीवाणु अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करता है, जीवाणु अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, अकणिकाणु क्या कर रहा है, ये लिम्फोसाइट, ये क्या है, अकणिकाणु क्या है, कितने प्रकार के हैं, एक लिम्फोसाइट है, एक मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फ ग्लैंड होती है ना, उसी से बना ये लिम्फोसाइट। ये क्या करता है, प्रतिरक्षणों को बनाता है, उसको आगे बढ़ाने का करता है। ठीक है, उसको और ज़्यादा मात्रा में बनाने का काम करता है कौन, लिम्फोसाइट। लेकिन मोनोसाइट क्या कर रहा है, ये जीवाणुओं को नष्ट करने में, उसके भक्षण करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें होंगी, आपने तीन चीज़ें पढ़ी हैं आपने रुधिर के पार्ट में, आपने 3 चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें एक और बच रहा है, वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट रुधिर के थक्का बनने में क्या करता है, सहायता करता है। रुधिर का थक्का कैसे बनेगा, जब कहीं चोट लग जाती है, जब ब्लड बाहर आने लगता है, तो उसको थक्का बनाने में हमारा प्लेटलेट जो होता है वो
सहायता करता है, तो वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे इसका काम होता है। उसके अलावा प्लेटलेट क्या करता है, एक तरह से प्रतिरक्षण तंत्र का भी निर्माण करता है। तो इसके अलावा वो एक सेकेंडरी चीज़ होगी, लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या है कि रुधिर थक्का बनाने में प्लेटलेट क्या होता है, सहायता करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्लेटलेट के संबंध में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो तीन चीज़ें हमने आपको बताई। अगर हम लोग रुधिर के मतलब रुधिर को प्रकार में डिवाइड करते हैं कि रुधिर के प्रकार नहीं कह सकते, रुधिर के अंदर की चीज़ें हम लोग बात कर लें कि रुधिर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो रुधिर में हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा होता है और रुधिराणु होते हैं, मगर जैसे हम लोग रुधिराणु की बात करेंगे वो तीन चीज़ें हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगे, WBC हो जाएगा, RBC हो जाएगा और प्लेटलेट होगा। और वो सभी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी इसके अंदर जब हम लोग परिसंचरण तंत्र में पढ़ते हैं तो अन्य पार्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं पूरे परिसंचरण तंत्र के निर्माण में। तो पूरे परिसंचरण तंत्र के निर्माण में और चीज़ें जो हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।